गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर के रिगार्डिंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। सो हम लोग बेसिक से लेके डेप्थ तक कैंसर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। कैंसर, जिसको माइटोटिक रन अमोक भी कहा जाता है, एक ऐसा डिसीज है जिसके अंदर सेल अपने डिवीजन से कंट्रोल्ड खो देती है, यानी कि सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, इरेगुलेटेड मैनर के अंदर वो होता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं माइटोटिक रन अमॉक। सो कैंसर किसी भी सेल को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है दो तरीके की सेल होती है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सो कैंसर सोमैटिक सेल को भी इफेक्ट कर सकता है और जर्म सेल को भी इफेक्ट कर सकता है। मोस्टली कैंसर सोमैटिक सेल को इफेक्ट करता है, एंड इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माइटोटिक रन अमॉक, यानी कि जिन सेल के अंदर कैंसर आपको देखने को मिलेगा वो अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर माइटोसिस को परफॉर्म करेगी। जिस ब्रांच के अंदर हम लोग कैंसर के रिगार्डिंग कंसेप्ट को स्टडी करते हैं उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर ना ही तो हमारा एक कंटीजियस डिजीज है, यानी कि अगर कोई पेशेंट है हमारे पास जो कैंसर, जिसको कैंसर हुआ है, उसे किसी और पर्सन को टच से नहीं ट्रांसमिट हो सकता। टच या कोई भी ऐसा मीडिया अगर आपका हो तो विंड से, एयर से, टच से ये ट्रांसमिट नहीं होगा, यानी कि कंटीजियस नहीं है। हेरिडिटी भी नहीं है, यानी कि अगर किसी पेरेंट को कैंसर है तो ऑफ कोर्स उसकी प्रोजेनी को ये ट्रांसफर नहीं होगा। मेनली कैंसर में होता क्या है, लॉस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल होता है। अब हमने कहा कि सेल साइकिल कंट्रोल का लॉस होगा, तो सेल साइकिल क्या होती है पहले उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेल साइकिल आपको पता है कि हर एक सेल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। जब सेल अपना साइकिल परफॉर्म कर रही होती है तो उसमें सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी पहले, और मल्टीप्लाई कर रही है मतलब वहां पर डॉटेड न्यूक्लाई बन रही है, ठीक है। तो सेल की साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं मेजरली, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। एम फेज जिसे हम माइटोसिस फेज कहते हैं, और भी अगर हम लोग प्रिसाइज मैनर में कहें तो हम सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोसिस, ठीक है। हम यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं, मियोसिस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम सेल की साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज और माइटोसिस। इंटरफेज के अंदर फर्दर हमारी कुछ और स्टेजेस आती हैं, जैसे कि G1, S फेज और हमारा G2 फेज, ठीक है। G1 फेज और G2 फेज दोनों प्रेपरेटरी फेज होती है, क्योंकि इसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। G1 फेज में सेल प्रिपेयर करती है रेप्लिकेटिव फेज के लिए। S फेज जिसको हम लोग रेप्लिकेटिव फेज करते हैं, रेप्लिकेटिव क्यों, क्योंकि इसी S फेज के अंदर रेप्लिकेशन होने वाला है, कॉपीज बनने वाली है। किसकी बनने वाली है, DNA की बनेगी, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की, प्लस में हिस्टोन की बनेगी, ठीक है। तो इनकी कॉपीज हमारी यहाँ पर बनने वाली है, और हिस्टोन के साथ साथ यहाँ पर कॉपीज बनती है सेंट्रियोल की भी, जो आगे में डिवीजन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। G1 को हम लोग प्रेपरेटरी फेज कहते हैं, एक ऐसी प्रेपरेटरी फेज जिसमें सेल रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होती है। और G2 को हम लोग सेकेंड प्रेपरेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है, क्योंकि G2 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज माइटोसिस ही होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सेल साइकिल है। अब जब भी सेल साइकिल चल रहा होता है तो सेल साइकिल हमेशा, अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें तो बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में काम करता है। रेगुलेटरी मैनर का मतलब हुआ G1 टू S ट्रांजिशन, S टू G2 ट्रांजिशन, G2 टू M ट्रांजिशन बहुत ही प्रिसाइज मैनर में काम करता है। क्योंकि आप देखोगे कि अगर हमारी सेल साइकिल में कोई भी सेल अगर G1 फेज में रिसाइड कर रही है, G1 से S ट्रांजिशन के बाद सेल मतलब सेल का जो है वो डिवीजन आगे फर्दर होगा ही होगा, यानी कि सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है वो इस G1 फेज के अंदर ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा G1 टू S ट्रांजिशन से पहले बहुत सारे चेक पॉइंट काम करते हैं, वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि साइकिल, हमारा सेल जो है वो साइकिल में एंटर कर रहे, यानी कि माइटोसिस को परफॉर्म करे उससे पहले ये चीज का इंश्योरिटी हो जाए कि DNA प्रॉपरली यहाँ पर मतलब बिना किसी डैमेज के प्रेजेंट है, DNA में कोई डिफॉल्ट नहीं है, सेल के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं है, ताकि आगे जो डॉटर न्यूक्लाई बनेगी माइटोसिस के बाद उनमें भी कोई डिफॉल्ट ना रहे। इसलिए G1 टू S ट्रांजिशन के लिए हमारे चेक पॉइंट काम करता है। सबसे पहला चेक पॉइंट जिसको हम लोग साइक्लिन ECDK2 चेक पॉइंट भी कहते हैं, या इसी को G1 S ट्रांजिशन चेक पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे साइक्लिन और CDKs प्रेजेंट होते हैं।
साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रेजेंट होते हैं, जो वॉचमैन की तरह काम करते हैं, चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं, जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि साइकिल में अगर कोई भी सेल एंटर कर रही है तो वो डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि एक बार जीवन से एस फेज में अगर कोई भी सेल एंटर करेगी तो वो माइटोसिस को परफॉर्म करेगी ही करेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई एक नॉर्मल सेल की। अब हम बात करते हैं कि कैंसर सेल में नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक नॉर्मल सेल बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में काम करती है, लेकिन कैंसर सेल में यही चीज क्या हो जाती है, इरेगुलेटेड हो जाती है। यानी कि सपोज कीजिए जैसे साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स इन ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। मान लीजिए इन साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कोई डिफॉल्ट आ गया या ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से हमारी सेल जो है वो कंटिन्यूसली इस सेल साइकिल में एंटर कर रही है और कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करे जा रही है, उसी को हम कहते हैं कि वो नॉर्मल सेल अब नॉर्मल नहीं है, वो अब एक कैंसर सेल बन चुकी है। इसलिए हम क्या देखेंगे, एक नॉर्मल सेल की सेल साइकिल में आपको 4 फेजेस देखने को मिलती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, और बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में काम करते हैं। लेकिन कैंसर सेल के अंदर बस आपको 2 ही फेज देखने को मिलेगी, S फेज और M फेज। हालांकि G1 G2 वहां होती है बट बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। सेल बस डीएनए को रेप्लिकेट करेगी, माइटोसिस करेगी, रेप्लिकेट करेगी, माइटोसिस करेगी। यही कैंसर सेल की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हम क्या देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल बहुत ही रेगुलेटेड, एक उसका वेल मेंटेन साइज होता है, शेप होता है, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो वहां पर मेंटेन रहता है। लेकिन कैंसर सेल में हमारी बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ जाती हैं और इसी वजह से कैंसर सेल का जो शेप है, साइज है, उसका जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, वो भी सारा हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि नॉर्मल सेल में कैंसर सेल में क्या मेजर डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड भी आपको कैंसर सेल के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगी। एक नॉर्मल सेल जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर बहुत ही वेल डिफाइंड इन शेप होती है। उसके अंदर आप देखोगे यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होती है, एक वेल डिफाइंड शेप तो है ही, उसके अंदर जितने भी ऑर्गनलीज हैं वो भी हमारे प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन कैंसर सेल के अंदर होता क्या है, कैंसर सेल को आप ऐसे समझ के चलिए, कैंसर को सिर्फ एस फेज और एम फेज में ही काम करना है, उसको सिर्फ माइटोसिस परफॉर्म करना है अनकंट्रोल्ड मैनर में, है ना। तो इसके अंदर जो सेलुलर ऑर्गनलीज है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी यहाँ पर वेरी कर जाता है। हमारी नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, बट एक कैंसर सेल के अंदर न्यूक्लियर का जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसको वो सारे एंजाइम चाहिए जो एस फेज और माइटोसिस में उसकी हेल्प करने वाला है ना। इसलिए उसको साइटोप्लाज्म की इतनी जरूरत होती नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल सेल का सेल साइज और शेप तो आपने यहाँ से क्लियर कर ही लिया। आप क्या देखोगे कि उसका अरेंजमेंट भी उसका डिपेंड करता है, यानी कि किस तरीके से वो अरेंज है। बहुत ही डाइसेक्रेट मैनर के अंदर वो टिश्यू के अंदर अरेंज होती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। लेकिन हमारे कैंसर सेल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर सेल का इरेगुलर शेप, इरेगुलर साइज होता है, कोई परफेक्ट शेप नहीं होगा, कोई भी उसमें साइज वो अटेन कर सकती है। इसलिए अगर किसी टिश्यू में कैंसरस सेल प्रेजेंट है तो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज होगी। हम क्या देखते हैं कि हर एक नॉर्मल सेल का हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सरफेस मार्कर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली सरफेस मार्कर का सिंपल मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। जैसे आप अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो आपको अपना आईडी दिखाना पड़ता है, अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ता है ना। तो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर अपनी इम्यून सेल से अगर किसी भी टिश्यू की सेल को प्रोटेक्ट करना है तो हर एक टिश्यू की सेल के ऊपर, हर एक सेल के ऊपर, इवन आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है उनके सरफेस के ऊपर कुछ मार्कर्स होते हैं। ये मार्कर्स ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, यानी कि ये हमारी ही बॉडी की सेल है या किसी और बॉडी से आई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम फिर उसके लिए काम करता है। तो कैंसर सेल क्या करती है, इन सेल सरफेस मार्कर का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनका एक्सप्रेशन है, उसको एलिवेट कर देती है, इनका उसका एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, और आप देखोगे कि इसके अरेंजमेंट में भी क्या होता है, कैंसर सेल के अरेंजमेंट में कोई भी बाउंड्री नहीं होती। लेकिन एक नॉर्मल सेल अगर किसी टिश्यू में प्रेजेंट है तो उसके अराउंड शीट प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव शीट प्रेजेंट होगा, जो उसको एक बाउंड्री के अंदर बाउंड करके रखता है। इसी चीज को इन विवो कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली जब प्रूव किया गया
कि भाई कैंसर सेल और एक नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि एक नॉर्मल सेल को जब हम एक पेट्री डिश के अंदर ग्रो करते हैं तो वो एक मोनोलेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। मोनोलेयर का सिंपली मतलब होता है, देखिए आपकी जो सेल होती है ना, मान लीजिए ये मेरा कोई टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है। इन सेल का ग्रोथ इनके ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ डिपेंड करेगा इनकी नेबरिंग सेल के ऊपर। यानी कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही ऑटोमेटिकली इनका जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है। हम इसको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिशन, ठीक है। इसीलिए किसी भी टिश्यू के अंदर जो सेल होती है बहुत ही वेल मैनर में ग्रो करती है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही वो क्या शो करेंगी, अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन कर लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेल टू सेल अडैशन शो कर रही है, सेल टू सेल इनहिबिशन शो कर रही है, एक सेल दूसरी सेल की ग्रोथ को रेगुलेट कर रही है। बट कैंसर सेल के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलती। कैंसर सेल के अंदर अडैसिव प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, ना ही वो सेल टू सेल इनहिबिशन शो करती है, ना ही वो सेल अडैशन शो करती है, ना ही वो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट शो करती है। इसी वजह से हम लोग जब पेट्री डिश में उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बंच ऑफ सेल मिलता है, एक क्लम्प ऑफ सेल मिलता है, जो ये शो कर रहा है कि हमारी कैंसर सेल बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंटिन्यूसली डिवाइड करे जा रही हैं। वही एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि कौन सी हमारी नॉर्मल सेल है, कौन सी हमारी कैंसर सेल है। अगर आप कैरियोटाइप लेवल के ऊपर भी दोनों सेल के अंदर डिफरेंशिएट करते हो, यानी कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में, तो भी आप क्या देखते हो, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये एक नॉर्मल पर्सन का कैरियोटाइप है, ठीक है। कैरियोटाइप यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम कितने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप किसी कैंसरस पेशेंट का कैरियोटाइप यहाँ से ऑब्जर्व करो तो कहीं पर आपको ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा, कहीं पर बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर मिलेगी। यानी कि कैरियोटाइप लेवल पर भी ऑब्जर्व करके आप एक कैंसर सेल को नॉर्मल सेल से इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स उस डिफरेंशिएशन के लिए आपको इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक नॉर्मल सेल का किस तरीके का बिहेवियर होता है और एक कैंसर सेल का कैसा बिहेवियर होता है। तो अगर हम कैंसर सेल के बिहेवियर की बात करें तो कैंसर सेल हमारा कैसा बिहेवियर शो करती है, इट शोज फास्टर ग्रोथ एज कंपेयर टू अ नॉर्मल सेल। अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, कंटिन्यूसली बस डिवाइड करे जा रही है, कोई भी फीडबैक इनहिबिशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि कैंसर सेल ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। कैंसर सेल का जो सर्वाइवल कैपेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली लेस होता है, लेस अडहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है। और एक चीज और होती है कि जो कैंसर सेल होती है ना, ये कैंसर सेल कुछ फैक्टर रिलीज करती है। इन फैक्टर को हम कहते हैं एंजियोजेनिक फैक्टर। एंजियोजेनिक फैक्टर, एनजीओ से याद रखना है, एनजीओ वर्ड भी जहां बात आ जाए ना, हम वहां पर बात कर रहे हैं ब्लड वेसल की, ठीक है। तो एंजियोजेनिक का मतलब है ब्लड वेसल का फॉर्मेशन इनिशिएट होने वाला। क्यों होने वाला है, सोचिए। कैंसर सेल दो ही स्टेजेस में रहती है, एस फेज और एम फेज, है ना। कंटिन्यूसली डिवाइड करे जा रही है, डिवाइड करे जा रही है। अब इस डिवीजन के लिए उसको एटीपी तो चाहिए ही होगा ना, और ये एटीपी उसे कहां से मिलेगा, ये एटीपी मिलेगा उसे ऑक्सीजन जब उसे अच्छी खासी सप्लाई हो रही है तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सॉरी नॉट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि कैंसर सेल मोस्टली हमारा ग्लाइकोलाइसिस के लिए जाता है, तो वो जल्दी से जल्दी ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट कर रहा है, एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है, ताकि हमारा सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करे जाए, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो कैंसरस सेल होती है वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जाती है, यानी कि आगे की प्रोसेस को वो क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है, ठीक है। तो एंजियोजेनिक फैक्टर को ये सिक्रीट करती है ताकि ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ज्यादा वहां पर हो जाए। इनमें कोई डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी नहीं होता। इन्वेसिवनेस की प्रॉपर्टी इनमें बहुत हाई होती है। इन्वेसिव का मतलब है अगर ये किसी एक टिश्यू के अंदर है तो ये बहुत जल्दी उस टिश्यू को इन्वेड कर लेती है। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड ये बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो इनको आप कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी से, ताकि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ कि क्या कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज है, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैंसर कॉज कैसे होता है। तो जब भी आप कैंसर की बात कर रहे हो तो कैंसर के कॉज होने के बहुत सारे
रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ हमारे फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल फैक्टर का मतलब किसी तरीके की कोई स्पेशल रेडिएशन आ गई। रेडिएशन बोले तो यूवी रेडिएशन मान लीजिए, हम एग्जांपल के लिए कह रहे हैं कि यूवी रेडिएशन हमारे पास, एक्सरेज के एक्सपोजर से समटाइम म्यूटेशन हो जाती है तो उस वजह से भी कैंसर सेल बन जाती है, हमारी नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समटाइम हमारे पास फैक्टर होते हैं केमिकल फैक्टर, इन केमिकल फैक्टर को ही हम कहते हैं कार्सिनोजन, जिसको आप इस लिस्ट में देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड फैक्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। इन फैक्टर की वजह से भी क्या होता है, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बायोलॉजिकल फैक्टर की जब भी आप बात करोगे, आप बात करने वाले हो कुछ माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स जैसे कि हम वायरस की बात कर लेते हैं, जो वायरस कैंसर कॉज करते हैं उनको ऑन्को वायरस कहा जाता है। ये ऑन्को वायरस डीएनए कंटेनिंग भी हो सकते हैं, आरएनए कंटेनिंग भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आगे वाली स्लाइड में इंक्लूड किया है जहां पर हम डिफरेंट टाइप के ऑन्को वायरस को डिस्कस कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है ना, उनको हमने लिस्टेड किया है, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं कार्सिनोजन यानी कि केमिकल फैक्टर की, ठीक है। केमिकल फैक्टर्स को यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है और किन किन ऑर्गन को अफेक्ट करने वाले हैं वो भी यहाँ पर है, आपने याद रखना है। ये सारी की सारी ये जो टेबल्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं सूट की। सूट की वजह से आपको स्किन कैंसर और लंग कैंसर हो सकता है। कॉलटार का अगर किसी भी तरीके का एक्सपोजर हो रहा है, ये देखिए ऐसा नहीं है कि जो कार्सिनोजन फैक्टर्स हैं उनका वन टाइम एक्सपोजर से आपको कभी भी कैंसर हुआ, नहीं। इनका अगर आपको कंटिन्यूअसली एक्सपोजर हो रहा है तो ही ये एक कार्सिनोजन की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम मान लीजिए कॉलटार से आपका एक्सपोजर हुआ तो आपको कैंसर हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मल्टीपल टाइम आपका एक्सपोजर हो रहा है, कंटिन्यूअसली अगर आपका एक्सपोजर होता है, डेफिनेटली वो कार्सिनोजन की तरह काम करेगा वो पर्टिकुलर फैक्टर, ठीक है। सिगरेट स्मोक है, इससे लंग कैंसर होता है, ऑल यू नो दैट। कैडमियम ऑक्साइड की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होता है। एफ्लोटॉक्सिन की वजह से लिवर कैंसर। मस्टर्ड गैस के एक्सपोजर की वजह से लंग कैंसर। निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड से लंग कैंसर। एस्बेस्टोस जो कि फिजिकल फैक्टर की तरह भी काम करता है और केमिकल फैक्टर की तरह भी काम करता है, उससे लंग कैंसर होता है। ऐसे ही हमारे पास है विनाइल क्लोराइड, जिससे आपको लिवर कैंसर होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कार्सिनोजन थे, इनसे हमने देखा कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप का कैंसर आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल की, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, दो तरीके की मतलब आपकी जो कैंसर सेल है ना वो दो तरीके के फॉर्म को अटेन करती है। सबसे पहला तो जब इनिशियल स्टेज में वो होती है तो वो बनाती है ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर का मतलब हमने कहा था कि हमारी जो कैंसर सेल है उनके पास इन्वेसिवनेस की प्रॉपर्टी होती है। इन्वेसिवनेस का मतलब होता है अगर किसी टिश्यू की सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखा रही है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखा रही है, तो वो उस टिश्यू को इन्वेड कर रही है, ठीक है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि सारी की सारी सेल्स हमारी क्या हो रही है, कैंसरस बनते जा रही है, ठीक है। तो ये होती है इन्वेसिवनेस कि एक टिश्यू के अंदर कैंसर सेल उस टिश्यू को फुल्ली ऑक्युपाइड कर रही है, यानी कि नॉर्मल सेल सारी की सारी हमारी कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। जब तक हमारा ये ट्यूमर किसी एक टिश्यू तक लोकेटेड है तो हम उसे कहते हैं इन्वेसिव ट्यूमर है, हमारा इन्वेजन शो कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह तक वो लोकेटेड है। और ऐसे ट्यूमर को हम लोग बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर को रिमूव करना, उसका क्योर करना बहुत इजी होता है। लेकिन अगर यही ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर को सिक्रीट कर रहा है, ब्लड वेसल की फॉर्मेशन हो रही है और ब्लड वेसल की फॉर्मेशन के बाद यहां से कुछ कैंसर सेल टूट के अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जा रही है तो ऑब्वियसली बात है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्रीली फ्लोट कर रही है। अगर वो फ्लोट कर रही है, मान लीजिए किसी और टिश्यू तक, किसी और बॉडी पार्ट तक वो पहुंची और उसने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इन्वेड कर लिया, तब हम कहते हैं कि अब हमारा कैंसर जो है वो मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। क्या बात कही मैंने, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, मलिजेंट ट्यूमर। अगर ट्यूमर किसी एक लोकेशन तक प्रेजेंट है, यानी कि किसी एक टिश्यू तक ही प्रेजेंट, और वो टिश्यू भी कौन सा है, उसका वो प्राइमरी टिश्यू है जहां पर कैंसर जनरेट हुआ है,
तो उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद हमारी कैंसरस सेल्स ब्रेक डाउन होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में सपोज एंटर कर जा रही हैं और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू किसी और टिश्यू को, किसी और बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी को हम एक्स्ट्रावेजन कहते हैं। और इस तरीके का बिहेवियर जो होता है वो मेटास्टैटिक बिहेवियर है। और इस तरीके की सेल को हम लोग, कैंसरस सेल को हम लोग मैलिजेंट ट्यूमर कहते हैं। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी ट्यूमर बन रहा है वो कहां बनेगा? साइट ऑफ लोकेशन, साइट ऑफ ओरिजिन, जो उसका ओरिजिन वाली साइट है ना, वहां पर हमारा प्राइमरी ट्यूमर बनता है। और जिस दूसरे रीजन को वो इन्फेक्ट कर रहा है वह हमारा सेकेंडरी ट्यूमर बन रहा है। ठीक है, तो इस इमेज से हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी के एंजियोजेनेसिस क्या होता है? सिंपली ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होना इज एंजियोजेनेसिस। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ट्यूमर सेल है ये एंजियोजेनिक फैक्टर को रिलीज कर रही है। दूसरा प्रॉपर्टी मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी, जिसमें हमने कहा वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, चाहे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है चाहे आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, अगर कोई कैंसरस सेल एक साइट ऑफ ओरिजिन को छोड़ के किसी और बॉडी पार्ट को अगर वो एक्स्ट्रावेजन शो कर रही है तो उस प्रॉपर्टी को हम मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी कहती है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास दो तरीके के कैंसर होते हैं, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिजेंट ट्यूमर। क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो देखिए, बिनाइन ट्यूमर एक ही टिश्यू तक कन्फाइंड रहता है, यानी कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में स्प्रेड नहीं होता कभी भी। इट एनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव शीथ, दैट्स व्हाई कभी भी बिनाइन ट्यूमर की सेल ब्रेक डाउन होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर नहीं करती। इसमें ग्रोथ रेट भी स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि अराउंड उसके कनेक्टिव शीथ की कवरिंग प्रेजेंट है और कनेक्टिव शीथ की कवरिंग एक तरीके से उसको इनहिबिट कर रही है, राइट। इसमें मोर एडहेसिव होते हैं, यानी कि इसकी जो सेल्स होती है वो कंपैरेटिवली मोर एडहेसिव होती है एंड इनमें मेटास्टेसिस होता नहीं है, इसीलिए तो ये एक रीजन से दूसरे रीजन में स्प्रेड नहीं हो रही है और इसीलिए बिनाइन ट्यूमर का जो क्योर है वो समहाउ हमारे लिए पॉसिबल है। मैलिजेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिजेंट ट्यूमर में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है? ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होगी। जो पहला ऑर्गन है जहां पर एक्चुअल में कैंसर क्रिएट हुआ था वहां पर प्राइमरी ट्यूमर बनेगा और जो दूसरा ऑर्गन है जहां पर हमें एक्स्ट्रावेजन देखने को मिल रहा है वो हमारा सेकेंडरी ट्यूमर होगा। यहाँ पर कोई भी कनेक्टिव शीथ का कवरिंग नहीं होता, रैपिड ग्रोथ होती है, लेस एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है और मेटास्टैटिक बिहेवियर ये शो करते हैं। मेटास्टैटिक बिहेवियर आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि किस तरीके से बिनाइन ट्यूमर की सेल एक ही रीजन तक कन्फाइंड है, लेकिन मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी शो करने की वजह से मैलिजेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं, कैंसर सेल, वो ब्रेक डाउन होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करती है। ठीक है, अब जब भी हम लोग टाइप ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ऑरिजिन ऑफ ट्यूमर कहां से हो रहा है, हमारा ट्यूमर कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके बिहाफ पर भी हम लोग समटाइम कैंसर को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि ओरिजिन ऑफ ट्यूमर का मतलब ये है कि आपको पता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है हम है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 3 जर्म लेयर होती है, पहली एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, राइट। ट्यूमर का ओरिजिन कहां हो रहा है उसके ऊपर हम लोग कैंसर को डिवाइड करने हैं। मतलब ये कि क्या ट्यूमर एक्टोडर्म ओरिजिनेटेड ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है या एंडोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन को डिफेक्ट कर रहा है या फिर मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारी जो मसल्स होती हैं उनका ओरिजिन होता है मेसोडर्म लेयर से। ठीक है, तो अगर आपका कैंसर मसल्स को अफेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे उसे सार्कोमा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सार्कोमा। यानी कि सार्कोमा। क्यों कहा हमने सार्कोमा? एक तो सार्को वर्ड भी आप रिलेट करते हो ना, सार्कोमियर कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मसल्स में होते हैं, तो मसल का कैंसर भी क्या होगा? सार्कोमा होगा, है ना। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन के अंदर अगर कैंसर होता है, यानी कि उनकी सेल अगर कैंसरस होती है तो उसे हम सार्कोमा कहेंगे। अगर एक्टोडर्मल या एंडोडर्म ओरिजिनेटेड ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको कोलोन कैंसर है, डाइजेस्टिव ट्रैक का जो कैंसर है वो हमारा कार्सिनोमा में इंक्लूड होता है, या स्टमक कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारा का सारा किसमें होगा? आपका कार्सिनोमा में होगा। और एक और होता है हमारे पास जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली ब्लड सेल की बात करते हैं। ब्लड सेल भी कौन सी? WBC की बात करते हैं। जब ब्लड के अंदर WBC का काउंट
ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ल्यूकेमिया हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन किसका, ट्यूमर का, ओरिजिन ऑफ ट्यूमर के बेस पर हमने क्लासिफाई किया कि कार्सिनोमा हमारे पास है, सार्कोमा है, ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया किसे कहेंगे, जब ब्लड कैंसर हो रहा है। ब्लड कैंसर भी कब, जब WBC का काउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है। सार्कोमा कब कहेंगे, जब कनेक्टिव टिश्यू को हमारा कैंसर इफेक्ट कर रहा है, कैंसर ऑफ बोन, लिम्फ नोड, मसल्स। ठीक है, मसल से हम इसे याद रखेंगे। कार्सिनोमा कब होगा, जब ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे स्टमक कैंसर है, यानी कि एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल ओरिजिनेटरी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारा टाइप ऑफ किस टाइप का कैंसर हुआ, कार्सिनोमा टाइप का। स्प्रेड के बिहाफ पर हमने दो पढ़े ही कि बेनाइन और नॉन मलीजेंट ट्यूमर, मेटास्टैटिक और मलीजेंट ट्यूमर होता है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो मलीजेंट ट्यूमर हमारे पास जो कैंसर है, एक्चुअल में जो मलीजेंट ट्यूमर है, उनको अगर ऑरिजिन ऑफ टिश्यू के बिहाफ पर भी हम डिराइव करना चाहिए तो हमने अभी पढ़ा कि उन्हें कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया कह सकते हैं। तो ऑल जितने भी हमारे पास मलीजेंट ट्यूमर प्रेजेंट है उसमें से 80 से 90% हमारे पास जो ट्यूमर है वो कैसे हैं, वो कार्सिनोमा है। बाकी जो बचे हैं वो सारे हमारे क्या है, उनमें हमारे सारे आ जाते हैं, ल्यूकेमिया आ जाता है, लिम्फोमा आ जाता है, सार्कोमा आ जाता है, मेलानोमा आ जाता है, टेराटोमा आ जाता है। ठीक है, ओके। तो एपिथेलियल लेयर के एपिथेलियल सेल अगर अफेक्ट हो रही हैं, यानी कि जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो हमने कहा था कार्सिनोमा, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, एंडोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन है, और हमने पहले ही कहा था एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन के कैंसर को हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं। WBC का अगर कैंसर हो रहा है तो हम उसे ल्यूकेमिया कहेंगे। लिम्फ नोड को कैंसर हो रहा है तो हम लिम्फोमा कहते हैं। बोन के अंदर है, मसल के अंदर है तो हम उसे सार्कोमा कहेंगे। स्किन के अंदर प्रेजेंट है तो मेलानोमा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, स्किन में आपको पता है मेलानोसाइट सेल्स होती है, मेलानोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं, तो मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाली सेल का अगर नंबर बढ़ रहा है तो मेलानोमा हो रहा है। टेराटोमा, टेराटोमा होता है बेसिकली जब कैंसर आपकी जर्म सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। जर्म सेल्स कहां पर, आइदर इट इज प्रेजेंट इन ओवरी और टेस्टिस। तो अगर जर्म सेल्स को अफेक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स टेराटोमा, अगर हमारी सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट कर रहा है तो इट कैन बी कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड लिम्फोमा। ठीक है, तो ये तो होता है हमारे कैंसर के टाइप। नेक्स्ट वीडियो लेसन के अंदर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जीन्स को डिस्कस करेंगे, ट्यूमर सुप्रेसर जीन और आपके प्रोटो ऑन्कोजीन, जो कि कैंसर को जेनेटिक लेवल पर कंट्रोल करते हैं, या कहें कि नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है।